हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 12। इसके पहले के मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी और जो एक्सरसाइज के आंसर्स होते हैं, इनफैक्ट ये लेसन के भी एक्सरसाइज के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके, MCA, देन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कॉरस्पॉन्डिंग विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, स्पेसिमेन लेटर, इतना सब कुछ देखने वाले हैं। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से करस्पॉन्ड करते वक्त हमें कैसा करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स होता है, ये बेसिकली किस काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो जो भी कंपनी एक्ट है 2013 में जो लेट डाउन किया गया है, उसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह आते होंगे, तो वो जो गाइडलाइंस वगैरह या रूल्स जो भी दिए गए हैं वो कंपनीज प्रॉपरली ठीक से फॉलो करे, इसका वो ध्यान रखती है। और अगर नहीं करती है तो फिर उन्हें या तो वार्निंग दो या फिर उनको फाइन लगाओ, ये सब होता है, वो आगे की बात है। तो टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड सम पावर्स टू वेरियस अथॉरिटीज़। अभी ये जो स्मूथ फंक्शनिंग और सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, इसके लिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने कुछ अथॉरिटीज़, मतलब कुछ ऐसे कुछ पोस्ट बना दी होगी या एक डिपार्टमेंट्स कुछ बना दिए होंगे जो कि ध्यान रखते होंगे कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं कंपनीज की तरफ से। तो जैसे कि रीजनल डायरेक्टर्स हो गए, ROCs हो गया, NCLT हो गया, NCLAT हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स वगैरह पावर्स दे दी गई है इनको। In this chapter we will learn about few such statutory authorities including SEBI। अभी SEBI क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो कि SEBI क्या करता है, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका जो भी चलना वगैरह जो भी है, गाइडलाइंस जो भी है, ये सब कुछ कौन हैंडल करता है, देखता कौन है, SEBI देखता है। We shall also study the various types of correspondence undertaken by a secretary with these authorities। और सेक्रेटरी का क्या रोल होता है जब इन जो डिपार्टमेंट से जब तालमेल होता है, तो सेक्रेटरी का क्या रोल होता है और वो कैसे हैंडल करेगा इन सब चीज़ों को, उसके बारे में आज हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, अभी ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। The central government has delegated its power to regulate the functioning of the corporate sector to MCA। Okay, अभी MCA को भी कुछ पावर्स दे दी गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है, MCA इज मेनली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अभी ये स्पेसिफिकली किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, ओके, किसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसका कारभार देखने के लिए MCA फोकस करता है, ध्यान रखता है। पहला है कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द कंपटीशन एक्ट 2002, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये जो इतने हैं ना 5 एक्ट्स, उसका काम है बस इन्हीं 5 एक्ट्स ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर ध्यान रखना। MCA ऑल्सो सुपरवाइजेस प्रोफेशनल बॉडी सच एज, अभी वो इन 5 के अलावा और किसके ऊपर भी वो ध्यान रखता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, then Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and Institute of Cost Accounts of India। okay, then objectives of MCA, अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते। To administer the provisions of the Companies Act 2013 and other laid laws to facilitate ease of doing business। पहले तो बेसिकली ये है कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर जितने भी लॉज या फिर प्रोविजंस या गाइडलाइंस दिए गए हैं वो ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको ऑब्जर्व करना। क्विकली आइडेंटिफाई इन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर किसी भी तरह से उसे लग रहा है कि नहीं किए जा रहे तो उसको ऐसा नहीं कि बहुत टाइम जाने के बाद वो डिटेक्ट करे, फटक से उसको डिटेक्शन आना चाहिए।
To encourage companies to improve corporate governance and adopt responsible business practices. टू एनकरेज कंपनीज टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी रूल्स लेट डाउन किए गए हैं सही तरह से उसको फॉलो किया जाए, उसको एनकरेज करना पड़ेगा उसको. एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस मतलब सही तरह से ईमानदारी से बिजनेस प्रैक्टिस करे, ना कि उसमें गलत प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए. टू प्रमोट फेयर कंपटीशन. फेयर कंपटीशन मतलब ईमानदारी से कंपटीशन जो भी है रखो, ऐसा नहीं कि बेईमानी करो आप और दूसरे को फंसाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. To make available to the public corporate data, then to offer various services to stakeholders. Stakeholders मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए एक कंपनी की तरफ से, वो देखना पड़ेगा उसमें कि ठीक तरह से हो रहा है या नहीं. Then the organizational setup to administer the Companies Act 2013. सोर्स ये बताया mcagovernment.in. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली है. उसके अंडर आएगा 7 रीजनल डायरेक्टर्स. अभी क्या आएगा, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, शिलोंग. उसके नीचे आते हैं 22 रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, देन 1 सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर एंड 9 ROC कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स उसके अंडर आएगा. अभी रीजनल डायरेक्टर्स RD, 7 रीजनल डायरेक्टर्स आर इन चार्ज ऑफ 7 रीजन्स इन इंडिया. पूरे इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए हैं जो कि 7 रीजन के देखभाल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे इंडिया के अंदर. दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ROCs एंड ऑफिशियल लिक्विडेशंस इन देयर रीजन. देन उनका जो भी रीजनल जो भी होगा उसका देखने का कारोबार RD का है. Then official liquidators, they are officers attached to various high courts and help in winding up of companies based on order issued by court. अगर किसी कंपनी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वाइंड अप करना है और इसको बंद कर देना है कंपनी को, तो इसका देखने का सब ऑफिशियली वो लिक्विडेट उसका करना और उसको पूरा तरह से वाइंड अप करने का कौन देखेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स देखेंगे. देन रजिस्टर ऑफ कंपनीज ROCs क्या है. The Companies Act 2013 has empowered the central government to appoint ROCs for registers of companies and administering the Companies Act in the state over which it has jurisdictions. The Companies Act 2013 के हिसाब से has empowered the central government, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने पावर्स आ गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कि वो अपॉइंट कर सकता है ROC को. क्यों? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसका भी वो देखेगा. एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंपनीज एक्ट, मतलब वो जो कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स है वगैरह है वो भी सब फॉलो किए जा सके, ये भी वो देखेगा. इन द स्टेट ओवर विच इट हैज़ जुडिसिक्शन, और जहाँ पर उसका मतलब पावर्स वगैरह होगा वहाँ पर. ROCs are full-time field officers who have wide powers and responsibilities in administering the Companies Act. Then duties क्या है ROC का. The ROC have to examine the various documents filed with it by the companies in compliance with the Companies Act 2013. पहले तो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं वो उनको देखना होगा. इफ एनी डॉक्यूमेंट received by it is found to be defective or incomplete, it shall ask the company to rectify the defect and complete the document within prescribed time. और पहले तो वो चेक करेगा सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है या नहीं है तो उसको एक टाइम ड्यूरेशन देगा और उसके अंदर वो कंपनी का काम है कि वो अपना अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसे ठीक करवाए, अगर इनकम्प्लीट वर्क है तो पूरा करे उतना टाइम पीरियड के अंदर जो कि ROC से कहा गया है. The ROC have to take decision on documents filed with it and reply within 30 days from the date of filing the document. अब कंपनी जो है वो फाइल तो कर देगा, लेकिन फाइल करने के बाद में ROC का क्या ड्यूटी है कि विद इन 30 डेज के अंदर वो कंपनी जो रजिस्टर करने के लिए आई थी उसको रिप्लाई दे वो. On payment of prescribed fees, all the document filed or registered with the ROC is available for inspection by the public and they can even ask for a copy of it. फीस वगैरह सब कुछ भरना पड़ेगा जो भी कंपनी रजिस्टर होने आई है. उसके बाद में जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किया गया है वो उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा और फिर वो पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा
और अगर चाहो कोई तो वहाँ से कॉपी भी ले सकता है कंपनी से जो भी रिलेटेड है। आरओसी चार्जेस फी फॉर फाइलिंग वेरियस डॉक्यूमेंट विद इट। अभी ये फ्री में तो होगा नहीं, ओके, तो इसके लिए वो फीस चार्ज करेगा आरओसी। द फीस आर चार्ज एज पर रेट्स गिवन इन कंपनी रजिस्टर ऑफ फीस एंड फीस रूल्स 2014। अभी कितना फीस चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, तो अंडर रूल 2014 के अंडर, कंपनीज रूल 2014 के अंडर सब चार्जेस दे दिए गए हैं, उस हिसाब से ही वो अपना चार्जेस लेगा। देन पावर्स ऑफ आरओसी, अभी ये देखते हैं उनके हाथ में कितना पावर्स है। Besides the powers vested in the ROC by the Companies Act 2013, the central government too has delegated some of its power to the ROC। मतलब कंपनीज एक्ट के अलावा तो कुछ पावर्स है आरओसी के पास, ओके, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके तरफ से कुछ पावर्स दिए हैं आरओसी को। क्या है देखते हैं। द कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन फॉलोइंग पावर्स। अभी कंपनीज एक्ट ने क्या दिए, to extend the time of holding annual general meeting other than the first AGM by a period not more than 3 months। ये हमने हमारे पिछले लेसन्स में भी पढ़े हैं कि द टू एक्सटेंड मतलब 3 महीने के, जैसे कंपनी रजिस्टर होती है 3 महीने के अंदर उसको एनुअल जनरल मीटिंग रखना होगा, लेकिन अगर सपोज नहीं रख पाता है तो उसको एक्सटेंड करवा के देना, ये भी आरओसी कर सकता है। टू इंस्पेक्ट और कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर बुक्स एंड पेपर्स, अगर उसका मर्जी हो तो वो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह जो होता है, और सभी बैलेंस शीट, लेजर्स, जर्नल्स जो भी होंगे, पेपर्स होंगे, वो सब बुला के उस मंगवा के इंस्पेक्ट भी कर सकता है आरओसी, अगर उसे कुछ डाउट आता है तो। टू सीक इन रिटर्न एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड टू एनी डॉक्यूमेंट फर्निश्ड टू आरओसी। टू सीक इन रिटर्न मतलब अगर रिटर्न में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए कंपनी की तरफ से, अगर उसे कुछ डाउट आता है, या भले डाउट हो या ना हो, अगर उसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पूछ सकता है कंपनी को। देन सीक द स्पेशल कोर्ट टू इशू एन ऑर्डर for seizure of books of papers of a company if the ROC feels that such record may be destroyed, altered or falsified। मतलब अगर सपोज कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कंपनी के जो कि एज अ लीगल प्रूफ कोर्ट के अंदर भी साबित हो सकते हैं, लेकिन आरओसी को ये डर है कि हो सकता है कि कंपनी या कुछ गलत ऑफिसर्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो कंपनी से कोर्ट से स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेकर वो ये कंपनी इसको सीज करवा सकता है। मतलब वो कोर्ट अपने अंडर वो सारे बुक्स और फाइल्स वगैरह सब कुछ ले लेगा, वो इसलिए ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय न किया जा सके। टू स्ट्राइक ऑफ और रिमूव द नेम ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अभी अगर उसके वो बहुत सारे रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं अगर कंपनी, तो आरओसी के हाथ में है कि वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवा सकता है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी क्या है? इट इज़ अ कोइज जुडिशियल बॉडी सेट अप इन जून 2016 by the central government to grant approvals and decide certain disputes under the provision of the Companies Act 2013. It helps corporate civil disputes. The tribunal operates through benches, consist of 2 members. 2 members होंगे इसके अंदर, and that is judicial members and a technical member. At present there are 15 benches and the principal bench is at New Delhi. Few more benches are being created. The tribunal has to dispose of every application or petition within 3 months of receiving it, है ना? Then it has exclusive jurisdiction in respect of suit or proceeding which it is empowered to determine as per the Companies Act. Before passing its order, the tribunal gives regional opportunities of giving heard for concerned parties to justify their case. An appeal against the order of NCLT can be made to National Company Law Appellate Tribunal NCLAT. Then power of NCLT क्या है? Some of the important powers of the tribunal are as follows. Hear and decide all proceeding related to compromise, arrangement and reconstruction of company. पहले तो उसको दोनों पार्टीज जो पार्टी है उससे बराबर उसकी पूरी बात सुने, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, कुछ अरेंजमेंट करना है वो करवाए, या फिर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है तो वो देखे। देन हियर एंड डिसाइड ऑल वाइंडिंग अप पेटिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू पे इट्स डेप्ट ऑन अदर ग्राउंड्स। अगर कंपनी का नहीं है कैपेबिलिटी और वो वाइंड अप हो रहा है तो उसके तरफ से भी पूरा बात उसका सुने, ये भी का बात है। देन हियर एंड डिसाइड पेटिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। और अगर कंपनी कहता है कि हम
तो हमको थोड़ा सा टाइम दो ताकि हम हमारे डिपॉजिट्स वगैरह वो सब वापस गेन करके या फिर जो भी एसेट है उसको बेच के रीपे करे लोगों को, तो वो भी उसका सुनने का काम है। देन हियर एंड डिसाइड केसेस पर्टेनिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह कुछ हुआ है कंपनी का तरफ से तो वो भी केस को अच्छी तरह से हियर करे, सुने। कॉल फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग और EOGM of a company, then direct a company not to dispose of funds of a company and to freeze the asset of a company for being used against the interest of the company। अगर कोई कुछ कंपनी के एसेट है लेकिन वो कंपनी के खिलाफ ही यूज़ कर रहे हैं उसको और उसे पता चलता है तो उसका काम है कि वो फ्रीज करवा दे उन एसेट्स को। हियर एंड डिसाइड ग्रीवरेंस ऑफ इंजक्शन इन ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटी। शेयर्स एंड सिक्योरिटी के बारे में भी जो भी ट्रांसफ़र वगैरह है, करना है नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, वो भी सब कुछ उसका ध्यान रखें। नेशनल कंपनी लॉ अपेलाइट ट्रिब्यूनल NCLAT। The Company Act 2013 has empowered the central government to set up NCLAT to hear appeals against the order of NCLT or the नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग एजेंसी, है ना। नेशनल कंपनीज 2013 जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो NCLT को सुने और उसको उसके ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करवाए। द NCLT वॉज सेटअप इन जून 2016। कब सेटअप हुआ था ये? जून 2016। It is heard by a chairperson and has maximum 11 members comprising of judicial and technical members। कितने रहते हैं? 11 मेंबर होते हैं इसके अंदर। NCLAT is also the appellate tribunal for hearing appeals against the orders passed by Insolvency and Bankruptcy Board of India, then Competition Commission of India. Any person aggrieved by an order of the tribunal may within 45 days from the date on which the copy of the order was made available file an appeal to the appellate tribunal. The appellate tribunal may confirm, modify and set aside the order of the tribunal। 45 डेज़ के अंदर वो ये कर सकता है, अपील करवा सकता है। Then an appeal against the order of NCLAT may be filed by the aggrieved person to the Supreme Court within 60 days of receipt of the order of NCLAT। Then Securities and Exchange Board of India, ये देख लेते हैं। SEBI, ये तो आपने सुना ही होगा, अगर आप बिजनेस न्यूज़ वगैरह जो भी लगाते हो तो ये काफ़ी नाम आता है। SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। SEBI was established in 92 as a statutory body to regulate the securities market in India. Its head office is in Mumbai। किधर इसका हेड ऑफिस? मुंबई में। It supervises and controls the operations of स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या काम करता है? ये देख रेख करता है, सुपरवाइज करता है स्टॉक एक्सचेंज को। कंपनीज इशूइंग सिक्योरिटीज़ एंड इंटरमीडियरीज लाइक अभी जो कंपनीज है जो कि अंडर राइटर्स के ऊपर अंडर राइटर्स रहते हैं, जिसके मर्चेंट ब्रोकर बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उसके ऊपर नज़र रखना, ध्यान रखना। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ अपना जो इन्वेस्टर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर, उनके जो इंटरेस्ट है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI क्या है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज to ensure their proper functioning, to provide protection to all investors and safeguard their rights, to regulate the market intermediaries and develop code of conduct for fair practice by these intermediaries। अभी SEBI के बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले लेसन में एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी ये मैं आपको बस शॉर्ट में बता रही हूँ। देन प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल कॉरस्पॉन्डिंग विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। अभी क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसको? स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो भी लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके साथ में हम कैसे भी डील नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो हमको भारी पड़ जाए और हमारा कंपनी ही बंद हो जाए। सोच समझ के ध्यान से लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं ये, उसको बोलेंगे हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। उनसे सोच समझ के बात करना पड़ता है। Then prompt reply, secretary should promptly reply to any letter or inquiry received from any of the statutory authority। अभी कुछ भी इंक्वायरी वगैरह कुछ भी बैठाया है और हमको नोटिस आया है और हमको उसे रिप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो सेक्रेटरी का काम है कि विद इन टाइम उसे रिप्लाई करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई फाइन बैठ जाए। Then legal aspect, while replying to any letter received from the statutory authorities, secretary has to ensure that all legal formalities or provision are properly followed। जितने भी legal formalities जो है वो properly ठीक तरह से follow करना ज़रूरी है और इसका ध्यान कौन रखेगा? secretary। Where necessary, secretary should enclose required documents, proof, etc. Accuracy, all information provided by secretary to the authorities should be true and accurate। सही
इंफॉर्मेशन देना अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बाद में डिटेक्ट होता है तो हमें भारी पड़ सकता है. Then clarity while providing information or while replying to any queries, the secretary should convey the information in a precise, explicit and simple manner. secretary का काम है कि क्लियर और सही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को. ब्रेविटी केयर शुड बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल कोरस्पॉन्डिंग विद द अथॉरिटीज़ टू कीप द लेटर शॉर्ट एंड ब्रीफ. वही जो हमने लेटर्स के बारे में हमने पिछले लेसन में देखा था कि शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लेंदी लेटर हमें नहीं लिखना है. देन कर्टसी every correspondence with a secretary authority statutory authority should be courteous. This create a good impression on the reader. मतलब अच्छी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है, रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है. Specimen letters. Now let us see few instances when a secretary has to correspond with few of the statutory authority. Correspondence with ROC for extension of time for holding annual general meeting AGM. If a company cannot hold its AGM within the prescribed limit time, it has to कितने लिमिट के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर उसको मीटिंग रखना पड़ता है ना, ये हमने अभी पहले देखा. तो इट हैज़ टू सीक, और सपोज वो नहीं रख पा रहा है तो फिर क्या करेंगे, इट हैज़ टू सीक एन अप्रूवल फॉर्म द ROC फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू होल्ड AGM. उससे परमिशन लेना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से कि हमको थोड़ा और टाइम दो. द ROC कैन गिव एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 3 months. सम ऑफ द रीजन्स वाई कंपनी में नॉट बी एबल टू, अब क्यों नहीं रख पाते वो उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर मीटिंग, तो देख लेते हैं. मोस्ट डायरेक्टर्स आर ट्रैवलिंग एंड सो कैनॉट अटेंड द AGM. कुछ डायरेक्टर्स अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं तो वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते. देन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, स्ट्राइक वगैरह कुछ हो जाता है तो. देन रेड बाय अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कोई रेड गिरता है तो उसकी वजह से भी हमारा AGM रुक सकता है. देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट or not approved, not audited, incomplete audited due to a natural calamity, loss of financial data. यहाँ पर उन्होंने एक देखिए एग्जाम्पल दे दिया है, ये आप देख लीजिए. ऊपर एड्रेस वगैरह सब्जेक्ट आएगा, ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग, इस तरह का हमें लेटर लिखना होगा. ओके, आप रीड कर लो अगर आपको चाहिए तो. देन लेटर टू MCA फॉर टिकट रेजिंग और अदर सर्विस रिलेटेड टेक्निकल कंप्लेंट्स. दीज डेज companies have to file various documents electronically with the MCA at its portal. However, many at times companies find it difficult to upload or download an e-form or put signature on an e-document, etc. In such instance, the company has to raise a ticket with MCA. Service request number SRN is generated, which is to be mentioned on the challan. Raising a ticket means informing difficulty in uploading e-form. अभी यहाँ पर ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा. ओके. देन अगला है रिप्लाई टू कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर. इन्वेस्टर कैन कंप्लेंट टू अ कंपनी ऑन वेरियस ग्राउंड्स लाइक नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड नहीं मिला सपोज उसको, देन नोटिस नहीं मिला, एजेंडा नहीं मिला, देन एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा. कंपनी हैज़ टू रिप्लाई टू ऑल सच कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इट immediately. If not, investor may approach stock exchange where the company security are listed or SEBI and they may issue order to the company about the same. Company has to settle the issue by giving reply to the investors and SEBI on the stock exchange. Okay, यहाँ पर उसका लेटर होगा. Then fourth है letter to NCLT seeking extension of time to repay company deposit. Public deposit are deposits accepted by a company from the public for a period of maximum 36 months. Strict action are taken against the company for any default with regard to acceptance or repayment of deposit. Company can request NCLT to give extension of time for repayment of deposits. Okay, अब यहाँ पर ये समरी है, आपको चाहिए तो मैं रीड कर देती हूँ. Ministry of Corporate Affairs MCA. It is the main authority concerned with administration of the Companies Act 2013 and other allied acts and rules and regulations. It supervises provision body like ICAI, ICSI. Then ROC का the central government appoints ROC for registration of companies and administering the provision of Companies Act in the state over which it has jurisdiction. The National Company Law Tribunal NCLT, it is a quasi-judicial body and has exclusive jurisdiction over specific suit or matters prescribed in the Companies Act 2013. National Company Law Appellate Tribunal NCLAT
It hears all appeals filed by a aggrieved person against the order passed by NCLT. If a person is unhappy with the order of NCLT, then can file an appeal with the Supreme Court. Then SCBI is established in 92 as statutory body as a regulator of the security market in India. It supervises and controls the operations of stock exchange and companies issuing security intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. It also protects the interest of investors. Okay, यहाँ पर हमारा 12th चैप्टर ख़त्म हो गया है, मतलब हमारा पूरा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फिनिश हो गया है समझा के मेरा. ओके, ये लास्ट चैप्टर था और इसके आगे हम अभी अगले सब्जेक्ट पर जाएंगे. आपको कौन सा सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए आप कमेंट कर दो. और इसके पूरे एसपी के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के पूरे एक्सरसाइज के आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं. मेरे अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हो. आईटी के दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के दे दिए, अकाउंट्स के मैं अभी अपलोड कर दूंगी. तो पूरे एक्सरसाइज के भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे. और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइबर्स और भी अपने फैमिलीज़ के अंदर. अभी हमारा एक फैमिली बन गया है ना. 11th के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं यहाँ पे. तो कोशिश करिए आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिले. ओके, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए. और तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे.